सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस। स्वागत है आपका एक और मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। आर्मी अग्निवीर मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ये। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, 16 मजदूर को निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिन में पूरे करेंगे? तो कार्य सेम है, तो M1D1 का फॉर्मूला लग जाएगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, M1D1 M2D2। तो M1 कितने हमारे 16 मजदूर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिन में कर रहे हैं, 35 दिनों में कर रहे हैं, बराबर M2 कितने दिए हमारे 28 मजदूर हैं, और D2 पूछा हमसे। ठीक है, सिंपल इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 35/28। ठीक है, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 7 से 1 कट जाएगा, 5 बार, तो हमारा D2 कितना आ जाएगा? D2 हमारा 20 दिन आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा? देखिए, आयत की लंबाई है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है बेसिकली। तो आयत की लंबाई हमें कितनी बढ़ानी है? 5%। लेंथ हमारी कितनी बढ़ चुकी है? 5% बढ़ चुकी है। 5% की भिन्न क्या होती है? 5/100 होती है। इसको सिंप्लीफाइज करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 5 1/20 आ जाएगा। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारी पहले जो भिन्न 20 थी वो 1 बढ़कर बढ़ जाएगी। 20 थी वो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि देखिए, जैसे हमें पता लगा कि 20 थी 21 होगी, हमारी कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। और कितने पर बढ़ी है? जो पहले 20 थी 20 पर बढ़ी है, तो 100 पर कितने बढ़ी है? तो हमें क्षेत्रफल भी इसका नहीं बढ़ जाएगा, 20 पंजे 100, तो 5% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेंगे कोई भी। जैसे मैंने भिन्न मान ली N/D, ये हमने भिन्न मान ली। ठीक है ना, N/भिन्न मान ली। तो ये कह रहा है कि यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है, तो पहली इक्वेशन क्या बनानी है हमें? ये N अंश होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला हर होता है। तो D में हम हर में हमें 1 जोड़ना है, और भिन्न क्या हो जाती है हमारी? 1/2 हो जाती है। भिन्न को सोल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2n बराबर D+1 हो जाएगा। D+1 हो जाएगा, तो 2n ऐसी रहेगा, D एक माइनस में हो जाएगा इधर, इक्वल टू D। ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में क्या करा है? यदि अंश में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। अब इस बार अंश में 1 जोड़ना है, तो N+1, ठीक है, अपॉन D, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसको इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये D है, 0 नहीं है, D है ये। ठीक है, 0 से लग रहा है ये, तो ये D है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N+1 इज इक्वल टू हमारा ये D हो जाएगा। N+1 इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? N को उधर माइनस में ले जाएंगे। ठीक है, N को उधर माइनस में ले जाएंगे, तो इधर 1 बचेगा और इधर हो जाएगा D-N। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन जाएगी, एक ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 2 इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे। देखिए, एक तो इक्वेशन हमारी 2n-1 बराबर 2n-D, ये 2n-D है। एक इक्वेशन हमारी 2n देखिए 2n और D+1, तो 2n, इसको, ये हमारी इक्वेशन गलत होगी। हमें क्या करना था? इसको D को इधर लाना था, D को इधर ले आना, इस D वाले को माइनस में ले आना था, और इसको 1 रखना था। ठीक है, इसको 1 बनाना था। तो 2n-D बराबर 1, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। ठीक है, और ये D-N, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम इनको जोड़ लेंगे, तो 2n माइनस D प्लस D-N, इनको इक्वेशन को जोड़ लें और इधर वालों को इधर जोड़ देंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो देखिए 2n में से 1 n जाएगा तो n बचेगा। ठीक है, और ये D में से D जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। तो ठीक है, तो n बराबर हमारा 2 आ जाएगा। सिंपल, n बराबर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 2 आ गया हमारा। इस वाली इक्वेशन में हम n बराबर 2 रख देंगे। ठीक है, n बराबर 2 हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? इस वाली इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो D-2 बराबर 1। ठीक है, तो D माइनस में D, ये माइनस के 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, D बराबर 2।
हमने भिन्न क्या मानी थी, n बटे डी मानी थी, n बटे डी मानी थी, तो n बटे डी भिन्न मानी थी, तो n हमारे कितना आया 2, डी हमारा कितना आया 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए। 6 प्लस माइनस के 16, देखिए 6 प्लस माइनस के 16, 6 प्लस माइनस के 16 प्लस के 4, ठीक है, प्लस माइनस के 3, ठीक है, इसको सोल्व करना है हमें। तो सिंपली 6 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के 16 प्लस 4 और ये प्लस और ये माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 3, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस प्लस को जोड़ लो, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 प्लस के हो जाएंगे, और माइनस के 16 और माइनस के 3 माइनस के 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो और 19 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास, माइनस के 9, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज का क्रय मूल्य 570 रुपये है, मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। हमें लाभ कितना चाहिए, देखिए मेज का क्रय मूल्य, मेज का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है हमारा 570 रुपये है, ठीक है, 570 रुपये है, ठीक है। और हमें लाभ कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% चाहिए, ठीक है, 20% चाहिए प्रॉफिट। तो हमें कितने रुपए में इसे बेचनी चाहिए, तो सिंपली हमने 570 का पहले प्रॉफिट निकालना है 20%, 570 का 20% प्रॉफिट निकाला, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हुआ, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 114 रुपये का हमें इस पर प्रॉफिट चाहिए। तो हमने 570 रुपये की खरीदी है, 114 रुपये को हमें इस पर प्रॉफिट चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 4, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 784 रुपये की हम इसको बेचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक में निवेश किए गए मूलधन 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, 4 वर्ष के लिए 12,500 रुपये मूलधन पर अर्जित ब्याज की धनराशि क्या होगी, ठीक है। तो इसमें साधारण ब्याज निकालना है हमें, सिंपल। तो हमारा रेट कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है हमारा 3.5%, लिख लेंगे पहले। टाइम कितना लिख रहा है हमारा 4 वर्ष, ठीक है। और पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा कितना है 12,500, ठीक है, 12,500। तो सिंपल SI का फॉर्मूला लगेंगे PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 फॉर्मूला लेंगे, साधारण ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। तो मूलधन हमारा 12,500 रुपये है, ठीक है, गुणा रेट कितना हमारा 3.5%, ठीक है, गुणा टाइम कितना 4 वर्ष, अपॉन में हम 100 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और 1 0 और लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा 2 0 से तो जो 2 0 ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 की गुणा 125 में कर लेंगे, तो 125 मल्टीप्लाई 14, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, हासिल लगे 3, 14 गुम 14 17, 1750 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है और यदि 6 लड़कों की औसत आयु 19 सही 1/2 वर्ष है, तो 7वीं लड़की की औसत आयु बतानी है हमें। तो हमें 7 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, 7 बॉयज़ हैं, ठीक है, और एवरेज जो इनकी एज है वो 20 वर्ष है, तो इनका योग निकाल लेंगे। देखिए जितने भी हमें औसत आयु की, अगर हम औसत आयु की, औसत आयु, औसत नंबर, औसत कुछ भी दे रखा हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम औसत की मल्टीप्लाई अगर हम उसके जितने भी नंबर होते हैं, 7 बॉय होते हैं, 20 बॉय, उसमें कर देते हैं, तो हमारे उनकी टोटल आयु का योग निकल के आ जाता है। तो 140 वर्ष सभी बच्चों की आयु है, उसमें से 6 वर्षों की छः लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 6 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 19 सही 1/2, तो 19 दूनी 38 और 1 39/2 दे रखी है। तो इनको सिंप्लीफाइज करेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 निम 27, 27 27 का 7 का हासिल लगे 2, 3 तिया 9 2 11, तो 117 वर्ष 6 लड़कों की है और 140 7 लड़कों की है। तो 140 में से हम 117 घटा देंगे, तो 23 वर्ष 7वें लड़के की आयु, 23 वर्ष जो है 7वें लड़के की आयु निकल के आ जाएगी हमें, ठीक है, क्योंकि 6 लड़कों की आयु कितनी है 117, ठीक है, और 7 लड़कों की है 140, तो 7वें लड़के की आयु निकालने के लिए टोटल में से 6 लड़कों की घटा देंगे। नेक्स्ट वन, 2 संख्याओं का अंतर 2 है, ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, x - y मान लेते हैं हम,
2 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, उनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 28 है, ठीक है। तो सिंपल हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसमें रख देंगे तो ये तो 28 आ रहा है हमें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, देखिए यहाँ से वैल्यू रख देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की 28। एक्स माइनस वाई हमें निकालना ही है, ठीक है। एक्स प्लस नहीं, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स माइनस वैल्यू की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, और हमें निकालना कितना है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सिंपल ये 2 गुणा में है इसके साथ, तो इधर भाग में जाएगा, 28/2, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा, 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रम से 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है कि ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, एक काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल काम निकाल लो। टोटल काम कब निकालेंगे, जब इनको हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा कुल काम हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और बी से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो मतलब इसका मतलब है बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है, और एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे, ठीक है ना। तो ए एक और बी, देखिए ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। और दोनों मिलकर एक दिन में, ये भी अगर मैंने कहा कि दोनों एक साथ एक दिन में दोनों काम करते हैं, तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे, ठीक है, ठीक है। एक काम की शुरुआत करता है, एक काम की शुरुआत करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। पहले दिन ये वैकल्पिक दिनों में काम कर रहे हैं, तो देखिए पहले दिन ए काम करेगा एक दिन में 3, दूसरे दिन बी काम करेगा एक दिन में 2, ठीक है। तो 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं। 2 दिन में, ये दिन है और ये काम है, ठीक है। 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं, ये पहला दिन दूसरा दिन, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे 2 दिन में, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करो जो 30 बन जाए, 2 की मतलब ये काम है, 5 की मल्टीप्लाई मैंने कर ली 30 काम बनाने के लिए, 5 काम कर रहे हैं ये 2 दिन में, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, 5 छंग 30 हो जाएगा, 30 काम पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 6 दिन में करेंगे, ठीक है ना। ये 5 काम 2 दिन में करते हैं, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 दिन आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुलेट ट्रेन समान दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दो ई रिक्शा को क्रम से 5 मिनट और 6 मिनट में पार करती है। तो बुलेट ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। बुलेट ट्रेन की गति बतानी है हमें। चलिए करते हैं। देखिए एक बुलेट ट्रेन समान दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए पहले सबसे ये बात समझिए, जब दो ट्रेन, एक ट्रेन ये है एक्स और एक ट्रेन ये है वाई, ठीक है, समान दिशा में चल रहे हैं, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब समान दिशा में चलती हैं ना दोनों ट्रेन, तो उनकी सापेक्ष चाल आती है, एक चाल, सापेक्ष चाल कितनी होती है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये 100 माइनस 40, 100 माइनस 40, तो 60 किलोमीटर उनकी सापेक्ष चाल होती है, ठीक है। 60 किलोमीटर क्या होती है, उनकी सापेक्ष चाल होती है। यहाँ पर क्या चल रहा है, एक बुलेट ट्रेन है, मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड मान लेता हूँ, बुलेट ट्रेन स्पीड कितनी मान लेता हूँ मैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ, बुलेट ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो देखिए ये बुलेट ट्रेन किन को पार करती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे 2 ई रिक्शे को 5 मिनट और 6 मिनट में पार करती है। तो एक ट्रेन है वो ई रिक्शा को पार कर रही है, ठीक है, 5 मिनट और 6 मिनट में, ठीक है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, ये देखिए बुलेट ट्रेन की गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बुलेट रेलगाड़ी की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, और ई रिक्शा की पहली गति क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 5,
क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, गुणा, और टाइम कितना ले रहे हैं, ये 5 मिनट ले रहे हैं, पहले वाली 5 मिनट ले रही है, ठीक है, तो बटे में 60 ले लेंगे घंटे बनाने के लिए, ठीक है, बराबर, ठीक है। और देखिए दूसरे की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 15, ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है वो 6 मिनट, तो 6 को घंटा बना लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इनको, 60 से 60, नहीं ये भी 60 ही है, ठीक है, ये भी 60 ही है, 60 से 60 खत्म, ठीक है। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 25 बराबर, ये हो जाएगा 6x माइनस 90, ठीक है। तो ये 90 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 90 माइनस 25 बराबर, ये 5 इधर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x। तो x बराबर कितना बच जाएगा, 90 में से 25 गए 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। तो ये सापेक्ष चाल ही निकाली हमने। देखिए ये चाल, सापेक्ष चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी। यहाँ पे देखिए चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो दोनों को हमने बराबर रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए 1500 प्लस 600 का 30%, ठीक है, 1500 प्लस 600 का 30%, का मतलब गुणा 30 बटे परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे 100 लगा देंगे, ठीक है। 1500 600 कितने हो जाएंगे हमारे 2100, 2100 को 30% निकालना हमें, सिंपल, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 21 दिया 63, 630 आ जाएगा हमारा। 15 क्वेश्चनों में से आपके 3-4 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आएंगे, बाकी सारे आसान ही आएंगे ज़्यादातर। 15 संख्याओं का औसत 40 है। देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा, 15 संख्या है, औसत कितना 40, तो योग कितना हो जाएगा, औसत की संख्याओं में गुणा करने से योग आ जाता है, 15 चौका 60, ठीक है, ये हमारा 600 क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो 8 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो इनका योग निकाल लो 8 संख्याओं का, 240 आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 50, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 50, 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा। अब देखिए ये कितनी होगी, 8 और 8 16 संख्या होगी, और ये है 15, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 16 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे हम, पहले जोड़ लेंगे 8 संख्याओं का औसत और 8 का इतने, तो कितना हो जाएगा 4 4 2 6, 640 आ जाएगा 16 संख्याओं का औसत। 15 संख्याओं का औसत कितना 600, तो 16 संख्याओं के औसत में से हम 15 संख्याओं का औसत घटा देंगे, ठीक है, तो सिंपली हम 8वीं संख्या हमें मिल जाएगी 40, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 25√3, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 25√3 सेंटीमीटर, तब इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज √3/4 a² हमारा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये दे कितना रखा है 25√3, ये जो a होती है ये त्रिभुज की भुजा होती है, ठीक है ना, √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है ना, या ऐसे देख लीजिए आप, √3 सिंपली बाजेंगे, ये 25√3 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो ये 4 ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा, ठीक है, और ये √3 बटे में आ जाएगा, √3 से √3 खत्म, a² कितना बचा हो जाएगा हमारा 25 चौका 100। अब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर √ चढ़ा देंगे और इस पर भी √ चढ़ा देंगे, तो यहाँ a बचेगा और √100 का मान होता है 10, ठीक है। तो ये हमारी भुजा आ गई। इसी त्रिभुज कैसा है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, a + b + c सभी भुजाओं का योग होता है, और सभी भुजाओं की माप क्या क्या है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल हमारा 30 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा त्रिभुज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर एक वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, ठीक है, वृत्त पे एक जीवा है, वृत्त पे क्या है, एक जीवा है, ठीक है,
और वृत्त पे एक जीवा है, कितना है 24 सेंटीमीटर की जीवा है, 24 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ठीक है, वृत्त पर। और एक वृत्त के केंद्र, ये केंद्र है वृत्त का, केंद्र से एक 9 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है। 9 सेंटीमीटर का क्या खींचा जाता है, एक लंब खींचा जाता है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बीच की वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या होती है, जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। तो सिंपल हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये बार देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल 24 है, ये जीवा 24 है, तो ये 12 बचेगी क्योंकि आधे पर काट रही है, ये बिल्कुल आधे पर काट रही है, तो ये 12 और ये 12, ठीक है। तो हमें एक त्रिभुज मिल गया, इस तरीके से एक त्रिभुज मिल गया, यहाँ बना देता हूँ, ये त्रिभुज मिल गया हमें, ये 9 भुजा है इसकी, ठीक है, और इसकी 12 है, और ये हमें ज्ञात करना है। इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये कर्ण होता है हमारा, ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये नीचे वाली आधार ऊपर वाली लंब। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें निकालना है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा हमारा 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना दे रखा हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 81 प्लस ये कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो 4 और 1 5, 8 4 12 का 2, 2 और 1 और 1 2, 225 हो जाएगा। तो ये कर्ण स्क्वायर है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाने के लिए इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा, इस पर भी अंडर रूट चढ़ा देंगे, 225 की अंडर रूट 225 का मान क्या होता है 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। वर्ग आपको 1 से 20 तक याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्ट नहीं है तो गायब ही है, क्वेश्चन आगे है नहीं, 15 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपनी। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, और लगभग आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि मैट्रिकुल लेवल का आपका एग्ज़ाम है, तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो आप बताइए वीडियो में कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।